गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी को पता है और कल हमने डिस्कस भी किया था कि प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को हम एयरफोर्स डे मनाते हैं। तो इस बार हमारी एयरफोर्स ने अपना नया फ्लैग लॉन्च किया, अपना नया झंडा लॉन्च किया। तो वही देख सकते हैं आप झंडा, और अब अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल भी जाएगा, क्योंकि कल ही इसका अनावरण किया गया है। और जो लोग प्रयागराज में रहे होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि यहाँ पे एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई थी, राफेल भी आया था। तो इस तरीके से अगर आप देखना चाहें, और ये बस जानकारी के लिए कि नया फ्लैग लॉन्च हुआ है इंडियन एयरफोर्स का। असली कंडीशन तो यहाँ पे है। आप सभी को पता है, कल हमने डिस्कस भी किया था कि इसराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध की घोषणा हो चुकी है, और यहाँ पे दोनों तरफ से स्थितियाँ बहुत खराब हो चुकी हैं। हमास ग्रुप जो है आतंकवादी संगठन, इसने इसराइल के अंदर घुस करके बहुत सारी खराब कर दी थी स्थितियाँ। तो जवाबी कार्रवाई में इसराइल ने भी शुरू कर दिया है। और बताया जा रहा है कि 20 मिनट में 5,000 मिसाइल लाई गई थी हमास के द्वारा। मतलब इन्होंने नेक्स्ट लेवल पे खेलना शुरू कर दिया। ये लग रहा है कि पबजी खेल रहे हो, 5,000 मिसाइलें दाग रहे हो 20 मिनट में। तो यहाँ पे एक ये भी सवाल उठ रहा है कि इसराइल जो इतना टेक्नोलॉजी से लैस देश है, टेक्नोलॉजी के मामले में इतना आगे देश है, वो फेल कैसे हो गया? वो इन सारी चीज़ों को समझ कैसे नहीं पाया, रोक कैसे नहीं पाया, उसको खबर कैसे नहीं लगी, उसकी इंटेलिजेंस कैसे फेल हो गई? उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो और भी खतरनाक स्थिति है। ये न्यूज वहीं से निकल के आ रही है जहाँ से महिलाओं को नग्न परेड कराया गया था, यानी कि मणिपुर से। यहाँ पे क्या किया गया, तो एक व्यक्ति है, उसको खाई में लेटा करके उसको जलाया जा रहा है, और उसका मुंह इतना बुरी तरीके से कुचल दिया गया है कि उसकी पहचान ही ना हो पाए। मतलब उसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही है, उसका फेस नहीं दिख रहा है, उसको बुरी तरीके से कुचल दिया गया है। लेकिन उसको खाई में लिटा करके जलाया जा रहा है, और ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है जब जला उसको जा रहा है, या फिर मर गया है। मतलब मरने के बाद जलाया जा रहा है, मरने से पहले जलाया जा रहा है, ये भी कोई जानकारी नहीं है। जो कुकीज़ जो संगठन है, इन्होंने कहा कि हम इसकी पहचान करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे 5 से 6 ऐसे मामले हो चुके थे जिनको जलाया जा चुका है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हम इसको पहचान करने की कोशिश करेंगे। अब ये तो एक मामला है जो हमारी नज़र में आ गया, जिसका वीडियो वायरल हो गया, तो हमें पता चल गया ना जाने से कितनी कंडीशन बनी होगी, ना जाने से कितनी स्थितियाँ बनी होगी, कितनी महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया होगा, कितनी बच्चियों का कत्ल किया गया होगा, कितने बच्चों को मारा गया होगा। ये सारी चीज़ें तो वहाँ पे देखने को मिली नहीं, सारी तो वीडियो वायरल होते नहीं है। और यहाँ पे एक और न्यूज़ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको भी देखिए। पुलिस के बारे में बात की जा रही है, और कौन सी पुलिस? तो बिहार पुलिस। आपकी सेवा में सदैव तत्पर। यहाँ बिहार पुलिस के 3 आदमी थे, यानी पुलिस के 3 सदस्य थे। इन्होंने क्या किया है, तो एक आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बाद इस आदमी को ये लोग, इसके जो बॉडी के पार्ट्स बचे रहते हैं, इसको ले जाकर के किसी नाले में डंप कर रहे थे, कैनाल में डंप कर रहे थे। तो वहां से गुजरने वाले एक व्यक्ति ने इनका वीडियो बना लिया। 2 लोग उस बॉडी को, जो पार्ट्स बचे हैं, उसको उठा के डंप कर रहे थे, यानी कि फेंक रहे थे। और तीसरा जो पुलिस वाला था वो इनकी हेल्प कर रहा था। तो कोई यहाँ से गुजर रहा था, ये भाई साहब ने क्या किया, वीडियो बना लिया। जब वीडियो बना लिया तो पता ही है सोशल मीडिया की ताकत, इसने वायरल कर दिया। जब वायरल कर दिया तो जाहिर सी बात है कि संज्ञान में तो आएगी। जब संज्ञान में आया तो फिर इनको सस्पेंड किया गया। और अब मुझे तभी भी ताज्जुब है कि इनको सस्पेंड किया गया है। इनके ऊपर कमेटी बैठनी चाहिए, पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर ये गिल्टी पाया जाता है तो धारा 302 के तहत इनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। क्योंकि यार जिसकी इन्होंने जान ली है ना, मतलब पता नहीं वो अपने घर पे अकेला व्यक्ति रहा कमाने वाला, अब उसके जाने की वजह से उसके परिवार पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा हो तो हम देख ही नहीं रहे हैं ना। हमें तो बस यही लग रहा है, चलो कि एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ और पुलिस वाले ऐसे कर रहे थे, इनको सस्पेंड कर दो, हो गया। ऐसे थोड़ी ना चलता है। क्या पता वो अपने घर पे अकेला कमाने वाला रहा हो, घर का अकेला पुरुष सदस्य रहा हो जो और भी काम करता रहा हो, या उसके ऊपर और भी जिम्मेदारियां रही हो, छोटी बहनें रही हो घर में, या कोई और रहा हो, तो वो सारी जिम्मेदारी कौन देखेगा? या उसी के बेस पे कोई लोग पढ़ रहे थे घर में, अब जान तो इसके गई लेकिन उसकी पढ़ाई भी इम्पैक्ट हो रही है ना। तो ये सारी स्थितियां बनती है किसी एक व्यक्ति के जाने से। अगर हम बात करें आज के इंपॉर्टेंट डे के बारे में, तो देख सकते हैं जैसे कि आज वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे, या वर्ल्ड पोस्ट डे भी इसको कहते हैं, यानी कि विश्व डाक घर दिवस, या सिर्फ विश्व डाक दिवस भी कहते हैं। ये प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2023 के लिए इसकी थीम रखी गई है, विश्वास के लिए एक साथ, एक सुरक्षित और जुड़े भविष्य के लिए सहयोग, यानी टुगेदर फॉर ट्रस्ट, कोलैबोरेटिंग फॉर अ सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर। दोस्तों अभी एक रिपोर्ट जारी की गई जिसका नाम है हिडन स्ट्रीम्स, लिंकेज बिटवीन इलिसिट मार्केट्स, फाइनेंशियल फ्लो, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत में कितना अवैध व्यापार होता है, और अवैध व्यापार की स्थिति क्या है भारत में, इसके बारे में बताया गया है। तो इस आर्टिकल में हम उस रिपोर्ट के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानने वाले हैं। इस रिपोर्ट को जारी करने वाला कौन है? तो फिक्की कैस्केड के द्वारा इसको जारी किया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं इसके बारे में। अगर हम बात करें फिक्की कैस्केड के बारे में, तो इसका पूरा नाम है अर्थव्यवस्था को नष्ट करने वाली तस्करी और जालसाजी गतिविधियों के खिलाफ फिक्की की समिति। ये भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ की एक पहल है, यानी जो फिक्की है इसी की एक पहल है। और इसकी स्थापना 18 जनवरी 2011 को भारत और विश्व स्तर पर जाली, पास ऑफ एवं तस्करी के सामानों के अवैध व्यापार के गंभीर मुद्दों को उजागर करने हेतु की गई थी। अवैध व्यापार से क्या मतलब है? तो जाहिर सी बात है कि अवैध व्यापार से मतलब ये है कि अगर किसी देश के अंदर हम रहते हैं, उस देश के अंदर कानून के द्वारा प्रतिबंधित की गई गतिविधियां करना, कानून ने जिसको इजाजत नहीं दी है वो काम करना, यही तो अवैध होता है। तो इलीगल काम करते हैं तो उसी को अवैध कहा जाता है, यानी कानून जिसकी इजाजत नहीं देता वो काम करना अवैध कहलाता है। तो अवैध व्यापार वही है। अब इसमें अक्सर प्रतिबंधित सामग्री आती है, जैसे कि आप देखें जालसाजी हो गया, चोरी हो गया, तस्करी हो गया, कर चोरी हो गया, धन शोधन एवं अन्य अवैध गतिविधियां शामिल होती हैं अवैध व्यापार के अंतर्गत। अगर हम बात करते हैं रिपोर्ट के मुख्य तथ्यों के बारे में, तो इसमें पहला पॉइंट है भारत में अवैध व्यापार का अवलोकन। बात की जा रही है कि 2022-23 के वित्तीय वर्ष में
3.5 टन सोना, 18 करोड़ सिगरेट स्टिक्स, 140 मीट्रिक टन रेड सैंडर्स और 90 टन हेरोइन जब्त की गई है। तो ये आप देख सकते हैं कि अवैध रूप से इतनी सारी चीजें जब्त की गई हैं। 3.5 टन सोना हो गई, टन की बात की जा रही, किलो की नहीं। 18 करोड़ सिगरेट स्टिक्स हो गई, 140 मीट्रिक टन रेड सैंडर्स और 90 टन हेरोइन। ये मतलब इसकी कीमत अरबों में होगी। 90 टन हेरोइन की बात की जा रही है। ये एक प्रकार की ड्रग्स है। 122 देशों के औसत स्कोर 5.2 की तुलना में भारत का स्कोर 4.3 काफी कम है। जो संगठित अपराध, अभिकर्ताओं की कम भागीदारी लेकिन आपराधिक नेटवर्क के महत्वपूर्ण प्रभाव का सुझाव देता है। यानी औसत स्कोर कितना है तो 5.2 है, लेकिन इसमें भारत का स्कोर कितना है तो 4.3 है, तो औसत से काफी कम है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं भारत में अवैध वित्तीय प्रवाह के बारे में, तो वैल्यू गैप इंडिया 2009 से लेकर के 2018 के बारे में। वर्ष 2009 से 18 के दौरान अवैध आयात और निर्यात चालान के परिणाम स्वरूप भारत को संभावित राजस्व में कुल 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है। 13 बिलियन की बात की जा रही है, मिलियन की नहीं। यानी 9 सालों के भीतर हमें लगभग 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो चुका है अवैध व्यापार की वजह से। असंग्रहित मूल्य वर्धित कर वैट की राशि कुल 3.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जो राजस्व अंतर में योगदान करती है। अब यहाँ पे ये दिखाया गया इस चार्ट में कि ईयर वाइज आप देख सकते हैं, जैसे 2009 हो गया, 10, 11, 12, तो किस वर्ष में कितने बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था और वो कितना प्रतिशत था कुल व्यापार का। तो ये जो आपको रेड कलर दिख रहा है, ये बता रहा है कि कुल कितने बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था, और जो आपको ये दिख रहा है, ये बता रहा है कि कितने प्रतिशत उस वर्ष था कुल व्यापार का। तो जैसा आप देख सकते हैं 2009 में अगर हम बात करते हैं 47.1 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था, और ये कुल व्यापार का 21.1% था। इसी तरीके से 2010 में अगर हम देखते हैं तो 52.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ था, जो कि उस टाइम कुल व्यापार का 20.3% था। इसी तरीके से आप आंकड़ा देख सकते हैं, क्योंकि अगर एक एक आंकड़ा बताने का तो अभी आगे और भी चार्ट है, तो फिर तो 1 घंटा इसी आर्टिकल में लग जाएगा, है ना। तो आंकड़े आप देख लीजिएगा। वैसे तो यहाँ पे हम लोग बता ही चुके हैं कि आप देख सकते हैं 2009 से लेकर के 2018 के बीच में 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है। बाकी आपको अगर पर्टिकुलर ईयर का जानना तो आप यहाँ से देख लिए, क्योंकि अगर एक एक बताने जाएंगे ना तो सब पता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और आगे फिर चल के और भी ऐसे पैराग्राफ हैं और भी ये चार्ट्स हैं, तो फिर दिक्कत होगी ना। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो इसमें बताया गया भारत में आतंक और अपराध के बारे में। तो आतंकवाद और अपराध से निपटने में भारत ने वर्ष 2021 में क्रय शक्ति क्षमता परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी पर लगभग 1170 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए, जो देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी का लगभग 6% है। इन फालतू की चीजों में अगर आतंकवाद जैसी कोई चीज नहीं होती तो हमारे 1170 बिलियन अमेरिकी डॉलर बच जाता। तो इनसे निपटने के लिए हमें इतना ज्यादा खर्चा करना पड़ गया, जीडीपी का लगभग 6%। इतना तो हम अपने एजुकेशन और हेल्थ पर खर्चा नहीं करते हैं। मतलब एक कमेटी की रिकमेंडेशन है कि हेल्थ के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर 6% खर्चा किया जाए। हम उतना अपने एजुकेशन के ऊपर खर्चा नहीं कर पा रहे जितना कि आतंकवाद से निपटने में खर्चा करना पड़ गया है। पीपीपी वृहद आर्थिक विश्लेषण द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक मीट्रिक है, जो बास्केट ऑफ गुड्स दृष्टिकोण के माध्यम से विभिन्न देशों की मुद्राओं की तुलना करता है, जिससे उन्हें देशों के बीच आर्थिक उत्पादकता और जीवन स्तर की तुलना करने की अनुमति मिलती है। तो ये इसके बारे में बता रहा है कि परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है। अब इस चार्ट में आपको ये बताया गया है कि हिंसा की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था पर कितना प्रभाव पड़ा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिलियन के बारे में बात की जा रही है। तो 2016 में 893 बिलियन, 2017 में 943 बिलियन, 2018 में 926 बिलियन, इसी तरीके से 2019 में 991 बिलियन, और 2021 में आपको 1170 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान झेलना पड़ा है आतंकवाद की वजह से, या कह सकते हैं हिंसा की वजह से। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि भारत में ड्रग अर्थव्यवस्था। तो इसमें बताया गया स्वर्णिम त्रिकोण या गोल्डन ट्रायंगल जिसको कहते हैं, जैसे कि म्यांमार हो गया, लाओस हो गया, वो थाईलैंड हो गया। यहाँ पे अफीम की खेती होती है, और ये लोग नशे के लिए मतलब ये भारत के आसपास मिलकर के गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं, तो इसलिए इनको गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। और स्वर्णिम अर्धचंद्र या गोल्डन क्रिसेंट अफगानिस्तान, पाकिस्तान व ईरान। अब अगर आपसे ये पूछता है कि गोल्डन क्रिसेंट में कौन कौन से देश आते हैं, तो यह रहा आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान व ईरान। और अगर आपसे ये पूछता है कि गोल्डन त्रिभुज में या गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन से आते हैं, तो आप कहोगे म्यांमार, लाओस व थाईलैंड। तो इसको आप याद रखेंगे। सहित प्रमुख ड्रग उत्पादक क्षेत्रों के पास का भारतीय क्षेत्र उन गतिविधियों से जुड़ा हुआ है जहां निषेध पदार्थों का आवागमन तथा वितरण शामिल हो सकता है। भारत में अवैध नशीले ड्रग के व्यापार में वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2006 से लेकर के 13 के दौरान 1257 मामलों की तुलना में वर्ष 2014 से 22 के दौरान नशीले ड्रग की जब्ती के 3172 मामले दर्ज किए गए, यानी दोगुने से भी अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। तो ये रहा आपका कि 2006 से लेकर के 13 के बीच में 1257 मामले ऐसे देखने को मिले थे, और ये 2014 से 22 के बीच में बढ़ करके 3172 मामले, 3172 मामले हो गए हैं। बेंचमार्क औसत 5.4 की तुलना में 7.5 स्कोर के साथ कैनबिस की भारत में व्यापक उपस्थिति है। सिंथेटिक ड्रग व्यापार और
हेरोइन व्यापार भी 6.5 के स्कोर के साथ बेंचमार्क औसत से अधिक है। ये बताया कि कौन कौन सा जो पदार्थ है उसका सबसे ज्यादा यूज किया, जैसे कैनबिस हो गया, सिंथेटिक ड्रग हो गया। सिंथेटिक ड्रग क्या है, जो मतलब उसको किसी प्रक्रिया द्वारा गुजार करके आर्टिफिशियल आप कह सकते हैं, कृत्रिम रूप से। उसके अलावा हेरोइन हो गया। तो ये सारे ड्रग्स हैं, ये सारी नशीली दवाएं हैं जिसका उपयोग किया जा रहा है। ये भी एक चार्ट है जिसमें जो रेड वाला है वो ये बता रहा है कि औसत कितना रहा है पूरे वैश्विक स्तर पर, और यहाँ पे ये बताया जा रहा है जो व्हाइट वाला है या ग्रे वाला जो है, इसके माध्यम से बताया जा रहा है कि इंडिया का क्या रहा है स्कोर। तो अगर हम ड्रग इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, ड्रग अर्थव्यवस्था के बारे में, तो औसत रहा है 5.05%। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया का अगर ये देखें तो 6 है। इसी तरीके से अगर हम हीरोइन के बारे में बात करते हैं, औसत रहा है 4.6, और यहाँ पे इंडिया का रहा है 6.5। कोकेन ट्रेड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो औसत रहा है 4.9, इंडिया का रहा है 3.5। कैनबिस ट्रेड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो औसत रहा है 5.4, और इंडिया का रहा है 7.5 स्कोर। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं सिंथेटिक ड्रग ट्रेड के बारे में, तो यहाँ पे औसत रहा है 5.3, और यहाँ पे इंडिया का स्कोर रहा है 6.5। अगर हम यहाँ पे इस वाले क्षेत्र को छोड़ देते हैं कोकेन ट्रेड को, तो बाकी सारे क्षेत्रों में इंडिया का औसत स्कोर, सॉरी, इंडिया का स्कोर जो है वो औसत स्कोर से अधिक ही है। अब यहाँ से ही आपका स्टेटमेंट बन सकता है कि कोकीन के मामले में इंडिया का स्कोर जो है वो औसत स्कोर से अधिक है, ये स्टेटमेंट दी जा सकती है। उसके अलावा ड्रग इकोनॉमी के बारे में इसी 3-4 पॉइंट को निकाल करके 2-3 स्टेटमेंट आपसे बनाए जा सकते हैं। फिर पूछा जा सकता है कि केवल एक युग्म सही है, केवल 2 युग्म सही है, केवल 3 युग्म सही है, सभी युग्म सही है। इस तरीके से आपसे स्टेटमेंट पूछी जा सकती है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं भारत में संगठित अपराध और अवैध अर्थव्यवस्था के बारे में, ये सारी चीज़ें उस रिपोर्ट में ही बताई गई हैं। तो भारत में संगठित अपराध करने वालों का कुल स्कोर 122 देशों के औसत बेंचमार्क 5.2 की तुलना में 4.3 है, यानी कि औसत कितना है तो 5.2 है, और भारत का स्कोर कितना है तो 4.3 है। यहाँ पे भी वही हाल है, जो लाल वाला है वो औसतन दिखा रहा है, और जो ग्रे वाला है वो इंडिया का स्कोर दिखा रहा है। जैसे बात करते हैं अगर हम फॉरेन एक्टर्स के बारे में, यानी विदेशी लोग जो हैं उसके बारे में, तो 5.3 औसत स्कोर है पूरे विश्व में, जबकि भारत का स्कोर है 3.5। अच्छा, यहाँ पे 5.3, यहाँ पे 3.5 उल्टा हो गया है। अगर हम क्रिमिनल नेटवर्क के बारे में बात करते हैं तो 5.8 है, और यहाँ पे भारत का स्कोर 6 है। माफिया स्टाइल ग्रुप के अगर बारे में हम बात करें तो 4.6 औसत स्कोर है, और भारत का स्कोर 3.5 है, यहाँ पे भी 3.5 है, 3.5। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में अगर हम बात करते हैं, संगठित अपराधों के बारे में, तो औसतन 5.2 स्कोर रहा है, जबकि भारत का स्कोर 4.3 है। तो इस वाली फील्ड में अगर हम देखते हैं सिर्फ क्रिमिनल नेटवर्क ही ऐसा है जिसमें भारत का स्कोर ज़्यादा है, बाकी सारे में भारत का स्कोर औसत से कम है। हालांकि 6 अंक के साथ आपराधिक नेटवर्क का भारत में बड़ा प्रभाव है, जो 122 देशों के औसत अंक 5.8 से अधिक है। इसके बारे में बात की जा रही है, ये वाला जो क्रिमिनल नेटवर्क है। भारत में अवैध अर्थव्यवस्था का कुल स्कोर 6.3 है, जो 122 देशों में से 5 के औसत स्कोर से अधिक, यानी पूरे वैश्विक स्तर पर अगर हम देखते तो औसत स्कोर 5 निकल कर, जबकि भारत का स्कोर 6.3 है। इससे पता चलता है कि यद्यपि आपराधिक तत्व संख्या में कम किंतु व्यापक हैं और विभिन्न प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियों में संलग्न हैं, जिनमें नशीली दवाओं की बिक्री तथा मानव तस्करी के अलावा वन्य जीव उत्पादों में अवैध व्यापार भी शामिल हैं। ये अस्पष्ट विरोधाभास भारत में आपराधिक नेटवर्क की प्रभावशीलता के लिए जिम्मेदार हो सकता है, जो उनकी कम संख्या के बावजूद पर्याप्त अवैध वित्तीय प्रवाह करने में सक्षम बनाता है। फिर से एक चार्ट, जो लाल वाला वो एवरेज ही दिखा रहा है, और जो ग्रे वाला वो इंडिया को दिखा रहा है। तो ये देख लेंगे आप, जैसे ड्रग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एवरेज स्कोर 5.0 है, और इंडिया के बारे में हम बात करते हैं तो 6 है इसका। इसी तरीके से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्राइम, इसमें एवरेज स्कोर है तो 4.8, और इंडिया का 7, ये बहुत ज़्यादा हो गया यहाँ से। और अगर हम बात करते हैं पौधे और वनस्पतियों से जुड़े हुए मामलों के बारे में, तो 4.4 औसत स्कोर है, और इंडिया का स्कोर है 6.75। इसी तरीके से आप देख लीजिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में, ये सारे डेटा है ना जो आप अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत ही खूबसूरत स्टेटमेंट यहाँ से बन जाएगी। एक एक जो ये चार्ट है ना, इसी से स्टेटमेंट बनाई जा सकती है कि औसत स्कोर ये है और इंडिया का स्कोर इससे कम है या ज़्यादा है। मतलब आपको डेटा नहीं देगा कि 5.0 है और यहाँ पे 6 है या 6.75 है, ऐसे नहीं देगा। वो सीधा पूछ लेगा कि इंडिया का स्कोर औसत से अधिक है या फिर इंडिया का स्कोर औसत से कम है। अब यहीं से 2-3 स्टेटमेंट निकाली जा सकती है। तो कितना खूबसूरत क्वेश्चन प्री में भी बन सकता है। उसके अलावा इसको आप चाहें तो देखिए, यही जो है ना पैराग्राफ, सॉरी चार्ट जो है, तो इसको आप अपना मेंस आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। ऐसे बना करके इसको यूज कर सकते हैं, फिर इसका डेटा जो आता है उसको यूज कर सकते हैं। भारत में अवैध व्यापार से निपटने के लिए सरकार की पहल कौन कौन सी, अगर हम उसके बारे में बात करें तो आतंकी वित्त पोषण और जाली मुद्रा, TFFC सेल, स्वापक औषधि और मन प्रभावित पदार्थ अधिनियम NDPS 1985, नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना NAPDDR, नशीली दवाओं के दुरुपयोग के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कोष, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, PMLA संशोधन अधिनियम 2012, यही वाला है, तस्कर और विदेशी मुद्रा हेर फेर करता संपत्ति की जब्ती अधिनियम 1976, भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम 2018, काला धन, अघोषित विदेशी आय एवं संपत्ति और कर अधिरोपण अधिनियम 2015। तो ये सारी सरकार की पहले हैं
जो अवैध व्यापार से निपटने के लिए सरकार के द्वारा लाई गई हैं। एक सॉन्ग है, आप लोगों ने सुना है, इन्ना बिना डोप शोप मारे या करो। यहाँ पे उसी के बारे में बात कर रहे हैं, डोपिंग के बारे में। एक्चुअली ये खेल से जुड़ा हुआ बहुत ही बड़े लेवल पर बहुत ही व्यापक मुद्दा है, और सिर्फ हमारे देश के स्तर पे बात नहीं कर रहे, मतलब वैश्विक स्तर पर भी ये चीज चलती है। डोपिंग गतिविधियां जो हैं, अब डोपिंग क्या होता है, तो एक तरीके से इसको आसान भाषा में समझिए। डोपिंग का मतलब ये है कि कोई खिलाड़ी हो गया या कोई पर्टिकुलर व्यक्ति हो गया, वो अपने प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए, सामान्यतः ये होता है कि प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी अवैध दवाओं का प्रयोग करता है जो बैन होती हैं, ऐसी दवाओं का प्रयोग करता है। जैसे इंजेक्शन ले लेगा, या फिर कोई दवा खा लेगा, कोई स्टेरॉइड खा लेगा। उससे होता क्या है, तो उससे होता है कि उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। अब इसको अगर हम समझना चाहें तो जैसे आप देखिए, रनिंग का मान लीजिए कोई कंपटीशन हो रहा है। अब एक व्यक्ति ये है कि जो नॉर्मली अपना प्रैक्टिस कर रहा है दिन रात, वो आया है यहाँ पे दौड़ने के लिए। दूसरा व्यक्ति ये है कि एक दिन या 2 दिन या मान लीजिए वो भी लगातार प्रैक्टिस ही कर रहा है, लेकिन जब वो कंपटीशन में आ रहा है तो कोई स्टेरॉइड लेकर आ रहा है या कोई इंजेक्शन लगवा के आ रहा है, और इसको एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल गई है। अब जब ये दौड़ने जाएंगे दोनों लोग, तो जाहिर सी बात है कि भैया ये इंजेक्शन लगवा के आए, इनको थकने का एहसास ही नहीं हो रहा है, इनकी एनर्जी नेक्स्ट लेवल पे है। मतलब वो समझ लीजिए एक तरीके का ये नशा ही होता है डोपिंग, ये नशा ही है एक तरीके का। तो जो अवैध गतिविधि करके आया है, डोपिंग करके आया है, उसके लिए तो फिर ये जो रेस है उसको जीतना बहुत आसान हो जाएगा। और जो सामने वाला दूसरा वाला बंदा है और अन्य बंदे हैं, उन्होंने तो ऐसा कुछ भी यूज नहीं किया, तो उनके लिए दिक्कतें हो जाती है। तो ये होता है डोपिंग, कि अवैध दवाओं का या जो प्रतिबंधित दवाएं हैं, जो इंजेक्शन है, उनका प्रयोग करके जो लेवल प्लेइंग फील्ड होता है उसको भंग करना। यानी आप ऐसा कुछ भी अवैध किए कर दीजिए ताकि आपका प्रदर्शन बेहतर हो जाए इसके चक्कर में। और ये बहुत सारे लोग करते हैं, मतलब मैक्सिमम लोग करते हैं। कई बार देखेंगे आप, बहुत बड़े बड़े प्लेयर के ऊपर इसका इल्जाम लगता है कि डोपिंग के नाते इनको 2 साल 3 साल के लिए बैन कर दिया गया। इस तरीके से आप देखेंगे मामला सामने आता है। चर्चा में क्यों है, तो दिल्ली एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हाल की घटनाओं ने डोपिंग के मुद्दे की सीमा को उजागर कर दिया है, क्योंकि कई प्रतियोगी डोपिंग परीक्षण से भाग गए थे और कुछ प्रतियोगिताओं में केवल एक ही प्रतिभागी शामिल हुआ था। ये भी सही है, जब पता चला कि डोपिंग टेस्ट होने वाला है तो बहुत सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किए, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने पार्टिसिपेट किया और हमने तो यूज किया, और जैसे ही पकड़ा जाए कि हमने डोपिंग की है, तो तुरंत हमें बैन कर दिया जाए, चाहे वो 2 साल के लिए 5 साल के लिए, क्या पता कि लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया जाए। तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया, कि लोग ना आएंगे ना पता चलेगा कि डोपिंग की हमने। वही बात की जाए डोपिंग के खतरे के बारे में, तो इसका परिचय क्या है, यानी डोपिंग कहते हैं कि इसका मतलब प्रदर्शन बढ़ाने के लिए एथलीटों द्वारा कुछ प्रतिबंधित पदार्थों का सेवन करना। इसका क्षेत्र अगर हम देखें कि कितने व्यापक स्तर पर चलते हैं, तो ये आप देख सकते हैं। मतलब ये जान के मुझे भी हैरानी होती है कि स्कूल मीट से लेकर के राष्ट्रीय चैंपियनशिप तक सभी स्तरों के एथलीट आदतन डोपिंग प्रक्रियाओं में संलग्न है। और ये राष्ट्रीय स्तर नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी ये चलता है। तो मतलब ये देखो, स्कूल की जो मीटिंग होती है छोटे बच्चों की, वहां से लेकर के इसको इंटरनेशनल लेवल तक पे यूज किया जा रहा है। स्कूल मीटिंग यार, ये चीज बहुत खतरनाक हो गई है। करियर में सफलता और राष्ट्रीय टीम में स्थान पाने की उम्मीदें इन जोखिम भरे व्यवहारों को प्रेरित करती हैं। सबसे आम उपयोग में एनाबॉलिक स्टेरॉइड जैसी दवाएं शामिल हैं। अगर हम बात करते हैं कि भारतीय खेलों में निरंतर बनी रहने वाली डोपिंग की समस्याओं के बारे में, तो पहला है इसमें व्यापक सिरिंज संस्कृति। स्टेडियम के बाथरूमों में सिरिंज के उपयोग का साक्ष्य दशकों से देखा जा सकते हैं। डोपिंग गतिविधि को रोकने के लिए सक्रिय उपायों का अभाव, ये इसकी वजह है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी की अप्रभाविता। दिल्ली चैंपियनशिप जैसे आयोजनों के नेतृत्व में नाडा, यही राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के बारे में बात की जा रही है, कि अस्पष्ट अनुपस्थिति, औपचारिक परीक्षण के दौरान शीघ्रता से प्राप्त निष्कर्ष व्यापक डोपिंग का संकेत देते हैं। इसके अलावा सुदूर क्षेत्रों में उपेक्षित परीक्षण। दूर दराज के क्षेत्रों में प्रतियोगिताएं डोपिंग रोधी अधिकारियों के बिना आगे बढ़ती हैं, जिससे संभावित रूप से उच्च डोपिंग दर छिप जाती है। उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं कि डोपिंग संकट के मूल कारण क्या है, यानी डोपिंग क्यों की जाती है, उसके पीछे की वजह क्या है, तो प्रशिक्षकों तथा अभिभावकों की त्वरित मानसिकता सुधार। इसमें बात करें कि कोच और माता पिता एथलीटों को सफलता के लिए शॉर्टकट ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और वो एक स्टेटमेंट है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, और जब सफलता का शॉर्टकट ढूंढने जाते हैं तो 99.9% यही होता है कि हम गलत गतिविधियों में फंस जाते हैं, कभी इलीगल, कभी कहीं और, कभी क्रिमिनल एक्टिविटीज में। तो इन सारी चीजों में फंस जाते हैं, और वही चीज यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। उसके अलावा बात करें कि उभरते एथलीटों के बीच दबाव जो होता है, प्रेशर, इसको हैंडल ना कर पाना। मतलब प्रेशर एक ऐसी चीज है कि इंसान से कुछ भी करा सकता है। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि दबाव जो होता है अनैतिक विकल्पों की ओर ले जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं भारत की सुस्त एंटी डोपिंग मशीनरी के बारे में, डोपिंग को रोकने तथा परीक्षण के प्रति भय उत्पन्न करने के अपर्याप्त उपाय हैं। इस वजह से लोगों का मन बढ़ जाता है कि चलो आप कौन सा चेक करने आ रहे हो, और जैसे पता चलता है कि चेक करना होगा तो आज हम पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। लगातार और कड़े डोपिंग रोधी प्रयासों का अभाव, तो इनकी वजह से भी डोपिंग की जो केसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारणों के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो एथलीटों तथा आम जनता के बीच प्रभावी डोपिंग रोधी शिक्षा और जागरूकता का अभाव है। प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं की उपलब्धता और पहुंच, खेल तथा समाज की संस्कृति एवं वातावरण,
एथलीटों को ऐसी संस्कृति से अवगत कराया जा सकता है जो स्पष्ट रूप से अथवा परोक्ष रूप से डोपिंग को सहन करती हैं, हतोत्साहित करती हैं। इसमें काफी हद तक हमारा भी तो योगदान होता है। होता क्या है कि अगर कोई एथलीट खेल रहा है तो हमें इस उससे यही उम्मीद होती है कि वो जीते, और अगर वो नहीं जीतता है तो हम उसके लिए बहुत सारी उल्टी सीधी चीजें बोलना शुरू कर देते हैं। एथलीट है, अगर खेल रहा है, कभी हारेगा कभी जीतेगा, हम उसकी हार पर उसको सपोर्ट नहीं करते। जब तक जीत रहा है तब तक तो हम उसके साथ खड़े हैं, जैसे कहीं हारा फिर हम उसकी आलोचना करना शुरू कर देते हैं। तो एथलीटों के ऊपर ये बहुत ही बड़ा प्रेशर रहता है कि यार मुझे जीतना ही है। खास करके जैसे आप अगर हम बात करते हैं क्रिकेट के बारे में, तो अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा और उस दिन इंडिया हार जाए तो फिर देखो क्या होता है, या फिर ये पाकिस्तान आ जाए तो इनके देश में। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि जो लोगों की उम्मीदें हैं वो इतनी ज़्यादा हाई होती हैं कि जो एथलीट्स होते हैं वो बेचारे प्रेशर में आ जाते हैं, और फिर वो जीतने के लिए साम दाम दंड भेद जैसी स्थिति में चले जाते हैं। तो हमें भी कुछ हद तक सुधार करना चाहिए, जागरूकता बढ़ानी चाहिए इसके बारे में। एनजीओज का यूज किया जा सकता है, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका यूज किया जा सकता है, बड़े बड़े जो मॉडल्स हैं उनका यूज किया जा सकता है कि लोग इन सारी गतिविधियों के बारे में जागरूक हों और इनसे दूर रहें। इससे निपटने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, क्या कदम उठाया जा सकता है, अगर उसके बारे में हम बात करें तो इसमें पहला है एक स्वच्छ खेल संस्कृति को बढ़ावा देना। छोटी उम्र से ही खेलों में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को प्रोत्साहित करना। एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देना जहां डोपिंग अस्वीकार्य है। उसके अलावा हम बात करते हैं डोपिंग रोधी उपायों को सुदृढ़ करना। तो सुदूर क्षेत्रों में भी प्रतियोगिताओं में डोपिंग रोधी अधिकारियों की उपस्थिति बढ़ाना, अधिक कठोर और औचक परीक्षण लागू करना। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जागरूकता अभियान चलाए जा सकते हैं, तो डोपिंग के खतरे के विषय में एथलीटों, प्रशिक्षकों और अभिभावकों को शिक्षित करना। एथलीटों के स्वास्थ्य और करियर पर डोपिंग के परिणामों के विषय में जागरूकता बढ़ाना। भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण FSSAI यानी फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में बात की जा रही है, के माध्यम से डोपिंग मिश्रित इनपुट और आहार की उपलब्धता को कम करना जो खिलाड़ी अनजाने में उपभोग करते हैं। उसके अलावा एक कदम ये भी उठाया जा सकता है कि अगर कोई डोपिंग करता हुआ पाया जाता है तो उसको लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया जाएगा। सीधी सी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ होता क्या है कि 1 साल 2 साल के लिए बैन करते हैं, तो उनको और अच्छा टाइम मिल जाता है कि चलो 1 साल 2 साल के लिए हम बैन हैं तो प्रैक्टिस करते रहेंगे। जब उनको ये खतरा रहेगा ना कि यार पूरा कैरियर मेरा खत्म हो जाएगा, तो लोग अपने आप डोपिंग करना कम कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि एक बार की गलती मेरा पूरा करियर लेके चली जाएगी। तो इस वजह से आदमी सोचेगा एक बार गलती करने से पहले। और फिर जो हमारे एथलीट्स हैं उनको हमें मोटिवेट करना चाहिए कि यार अगर हार भी जाते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप गलत तरीका मत अपनाओ ना। उनको नैतिकता और मोरालिटी ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। एनजीओ का प्रयोग कर सकते हैं, उनको कभी कभी ऐसे मीट कराया जाए, जैसे आप देखेंगे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होती है ना, तो इसी तरीके से एथलीटों के लिए भी मीटिंग्स रखी जाए उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। और जो इसे जैसे नाडा हो गया, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी हो गई, इसी तरीके से एक वाडा है, ये इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के बारे में बात की जा रही है। तो इनकी मीटिंग्स करानी चाहिए और एथलीट्स को जागरूक करना चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं खेलों में डोपिंग को समाप्त करने हेतु सरकार द्वारा किए गए उपाय कौन कौन से, तो इसमें पहला है नाडा, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना भारत में डोप मुक्त खेलों के लिए सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी। लोकसभा ने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 पारित कर दिया, जो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के लिए एक वैधानिक ढांचा बनाने का प्रयास करता है। स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम NDPS अधिनियम 1985, यह किसी व्यक्ति को किसी भी नशीली दवा या मन प्रभावी पदार्थ के उत्पादन, रखने, बेचने, खरीदने, परिवहन, भंडारण या उपभोग करने से रोकता है। लेकिन वही है कि फिर इलीगल तरीके से आता है, और इलीगल तरीके से आता है तो जो हमने पहला आर्टिकल डिस्कस किया है कि इंडिया में कितना इलीगल ट्रेड हो रहा है, इसी तरीके से फिर इलीगल ट्रेड की कैटेगरी में आ जाता है, और फिर हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। दूसरा है वाडा, ये इंटरनेशनल लेवल पर काम करते हैं, जैसे आप देख सकते हो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के बारे में बात की जा रही है कि स्थापना सभी खेलों और देशों में डोपिंग रोधी नियमों के विकास, सामंजस्य तथा समन्वय के लिए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के तहत की गई थी। तो यह है डोपिंग का पूरा मुद्दा। डोपिंग क्या है, क्यों की जाती है, उसके पीछे का कारण क्या है, इसे निपटा कैसे जा सकता है, और इसके लिए अभी तक सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और इंटरनेशनल लेवल पर क्या कदम उठाए गए, तो ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं। दोस्तों ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से हो सकता है कि उतना इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन हमारी लाइफ की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे वर्तमान समय इसी तरीके के क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, और खास करके आपके GS 4 के पेपर में। तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगर हम देखते हैं किसके बारे में बात करें, तो जाति आधारित भेदभाव संबंधी चिंताओं के बारे में बात की जा रही है। यानी हमारे भारत में वर्तमान समय में भी बहुत सारे ऐसी जगह हैं अभी जहाँ पे जाति प्रथा बहुत खतरनाक तरीके से चलती है। यानी अगर आप नीचे जाति के हैं तो आप बैठ नहीं सकते हैं, जैसे वो होता है ना चारपाई, इस पे आप नहीं बैठ सकते, आपको ज़मीन पे ही बैठना है। अगर कोई ऊंची जात वाला था तो आपको लगातार खड़े ही रहना है, उनका पैर पकड़ना, उनके पैर धो के पीना, ये सारी स्थिति बहुत खतरनाक है। और यहाँ पे बात की जा रही है कि जाति, कास्ट बेस पर, जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है। और कहीं और नहीं, जो FPS होता है ना, ये सार्वजनिक दुकानें होती है राशन की, वहां पे किया जाता है। तो ये बहुत खतरनाक स्थिति बन जाती है। ये चर्चा में क्यों आ गया है,
तो पाटन जिला कलेक्टर का हालिया निर्देश, जिसमें कानोसन गांव के दलित द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकान एफपीएस से सभी राशन कार्डों को पड़ोसी गांव में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया है, महत्वपूर्ण नैतिक और संवैधानिक प्रश्न उठाता है। अब ये देख सकते हैं आप, जिला कलेक्टर भाई साहब हैं और इन्होंने आदेश दे दिया है। क्यों आदेश किस लिए दिया? क्योंकि वो जो एफपीएस की दुकान थी, जो राशन मिलता था, इसको किसके हाथ में दिया गया था? तो ये था एक दलित, जिनके हाथ में ये था। अब इसको दलित होने के नाते इन्होंने ट्रांसफर करा दिया। अब देखें कई बार ऐसे ही मुद्दे निकल के आते हैं कि जो स्कूल में मिड डे मील योजना चलती है, उसमें अगर कोई दलित खाना बना रहा होता है तो जो उच्च जाति के लोग हैं वो नहीं खाते हैं, पेरेंट्स उनका विरोध करते हैं, टीचर उनका विरोध करते हैं, तो ये बहुत खतरनाक स्थिति बनती है। और ये सामाजिक नैतिक मुद्दों से जुड़ता हुआ आर्टिकल है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें उचित मूल्य की दुकान क्या होती है, तो एफपीएस भारत में सरकार द्वारा संचालित एक विनियमित रिटेल आउटलेट या स्टोर है। किसके द्वारा? तो भारत सरकार के द्वारा संचालित। उचित मूल्य की दुकानों को प्राथमिक उद्देश्य जनता को आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्यान्न हो गया, खाद्य तेल हो गया, चीनी और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं को रियायती या उचित मूल्य पर वितरित करना है। ये दुकानें आमतौर पर सरकारी कल्याण कार्यक्रमों का हिस्सा हैं, जिनका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और कम आय वाले परिवारों पर आर्थिक बोझ को कम करना होता है। इस प्रणाली में आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से लाभार्थियों के सत्यापन के लिए एक मजबूत तंत्र मौजूद है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल ई पॉस मशीनों की सहायता से ऑनलाइन लेन देन की निगरानी करने की सुविधा होती है। लाभार्थियों को सही मात्रा में राशन मिले ये सुनिश्चित करने के लिए ई पॉस उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीनों के साथ एकीकृत किया गया है। ये एफपीएस और ई पॉस मशीनें वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के कार्यान्वयन एवं निर्बाध कार्यान्वयन में सहायक साबित हुई हैं। जो राशन की दुकान होती है ना, एक तरीके से समझिए आप, उसी के बारे में बात की जा रही है, जहाँ से सामान्यतः लोगों को राशन मिलता है। और खास करके हमारे समाज का ऐसा तबका होता है जो बीपीएल कार्डधारी होता है। बीपीएल का क्या मतलब? बिलो पॉवर्टी लाइन में रहने वाले। अब इनको इतनी ही सहायता मिलती है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि 5 किलो चावल प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से और 3 किलो गेहूँ प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि लोगों को कुछ तो मिल जाता है ना खाने के लिए यार प्रत्येक महीने। और यहाँ पे जब से कोविड टाइम आया तब से तो इसको फ्री में दिया जा रहा है, तो ये और भी अच्छी बात हो जा रही है। वैसे तो कुछ ऐसे रियायती दर लिया जाता है, मतलब बहुत कम पैसे लिए जाते हैं, जैसे 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से या 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से लिया जाता है। लेकिन वर्तमान समय ये फ्री में चल रहा है जब से कोविड टाइम आया था। और कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने इसको अपने स्तर पर भी फ्री कर रखा है, तो वो भी ठीक है, अच्छी स्थिति है, क्योंकि लोगों को खाने को तो मिल रहा है ना, कुछ भूखे तो नहीं सो रहे रोज। अगर हम बात करते हैं कि घटना में शामिल विभिन्न पहलू क्या क्या थे, तो इसमें पहला पॉइंट निकल कर के आता है कि नैतिक मुद्दा। बात की जा रही है भेदभाव और सामाजिक समानता के बारे में, तो इस मामले में मुख्य नैतिक मुद्दा राशन कार्डों के हस्तांतरण के कारण जाति के आधार पर भेदभाव है। जाहिर सी बात है, क्योंकि आपने ये जो राशन कार्ड ट्रांसफर करने का आदेश दिया वो किस बेस पे दिया? सिर्फ इसी बेस पर क्योंकि वो दलित था, उसके अलावा और कोई तो आधार था नहीं आपके पास। हाँ, इस बेस पर अगर आप ट्रांसफर कराते कि वो चीटिंग कर रहा है, गलत कर रहा है, या किसी और के साथ धोखा कर रहा है, किसी और के ऊपर प्रभुत्व बनाने की कोशिश कर रहा है, किसी को परेशान कर रहा है, तब इस बेस पर आप ट्रांसफर करते तो शायद आप सही भी होते। आपने सिर्फ इस बेस पर ट्रांसफर कर दिया क्योंकि वो दलित था, तो ये तो बहुत खतरनाक स्थिति बन गई ना। तो ये बात वही की जा रही है। उसके अलावा कर्तव्य की उपेक्षा, तो राशन कार्डों को स्थानांतरित करने के जिला कलेक्टर के निर्देश को कर्तव्य की उपेक्षा के रूप में देखा जा सकता है। सार्वजनिक प्राधिकारियों को सत्यनिष्ठा की नैतिक अवधारणा के अनुसार निष्पक्ष रूप से और सभी नागरिकों के सर्वोत्तम हित में कार्य करना आवश्यक है। वैसे एक चीज ये आप लोग नोट करिएगा, जो ये दिया गया है ना पाटन जिला के कलेक्टर, तो ये चीज आप नोट कर लीजिए कहीं, क्योंकि अगर कहीं भी ऐसे कोई आर्टिकल आता है तो एग्जाम्पल के लिए इसको यूज किया जा सकता है। आप देखिए, मतलब लंबे समय से जो ऐतिहासिक रूप से चला आ रहा है वो तो चला ही आ रहा है, लेकिन जो वर्तमान समय में आपको एग्जाम्पल मिलते हैं ना, उसको नोट कर लीजिए कि दलित होने के नाते जाति आधारित भेदभाव झेलना पड़ा था। तो ये पाटन का मैटर था। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए, ऐसे एग्जाम्पल जो मिलेंगे आपको उसको नोट कर लीजिएगा। उसके अलावा बात करें मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में, तो जाति आधारित भेदभाव के शिकार व्यक्ति द्वारा अनुभव किया गया मानसिक आघात, जिसके कारण आत्महत्या का प्रयास और शरीर पर चोट लगना एक महत्वपूर्ण नैतिक चिंता का विषय हुआ है। तो अब देखिए होता है क्या, अगर किसी का जाति के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, उसको जाति के आधार पर बहिष्कृत किया जाता है, अब इसमें उसकी कोई गलती तो है नहीं ना यार। मतलब हमने तो खुद से चॉइस नहीं कहते कि हम इस जाति में पैदा होना, वो तो सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, इत्तेफाक। इसमें किसी की कोई गलती तो है नहीं। और इसके बेस पे इनके साथ जब भेदभाव होता है, इनको नीचे दिखाया जाता है, जलील किया जाता है, तो कई बार क्या होता है ना कि आत्महत्या जैसी स्थिति बन जाती है। तो ये भी देखने को मिलता है। करुणा, सहानुभूति और व्यक्तियों के कल्याण की रक्षा करने का कर्तव्य महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कानूनी ढांचों के बारे में, तो भोजन का अधिकार अभियोजन के संयोजक एससी एसटी अधिनियम और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जैसे कानूनी ढांचे को लागू करने का आह्वान करते हैं। विधि के शासन को कायम रखने और संविधान का सम्मान करने के नैतिक सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। हाशिए पर रहने वाले समुदायों का सशक्तिकरण, ये अगला पॉइंट है। तो हाशिए पर रहने वाले समुदायों का सशक्तिकरण से संबंधित अनिवार्य सिद्धांतों का उल्लंघन एक प्रमुख नैतिक चिंता का विषय है। निष्पक्षता, समता और गैर भेदभाव, न्याय एवं समानता के नैतिक सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। अगर नैतिक दायित्वों के बारे में बात करते हैं, तो अपने कार्यों के परिणामों का हल करने में जिला कलेक्टर और अभिजात वर्ग के परिवारों का नैतिक दायित्व बढ़ जाता है,
क्योंकि आप एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर हैं, तो आप इस तरीके से किसी जाति के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, ना तो लिंग के बेस पे कर सकते हैं, ना ही धर्म के बेस पे कर सकते हैं। आप जिस पोस्ट पे हैं आपको सबको एक ही नज़र से देखना है, एक समान नज़र से देखना है। आपको ये नहीं देखना कि कोई दलित है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, मतलब ये सारी चीज़ें आपको भूल जानी है, इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ जाना। और अगर आप ये लेक्चर सुन रहे हैं तो मेरी आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि इन सारी चीज़ों के जाल से बाहर निकलिए, क्योंकि यार ये सारी चीज़ें ना समाज कभी भी आगे नहीं जाने देंगे, समाज को, हमारे देश को ही अंततः पीछे करेंगे। और ये सारी चीज़ें, एक कायदे का जो इंसान होता है, अच्छा इंसान जो होता है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं पाई जानी चाहिए। कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई दलित है, कोई सवर्ण है, इससे हमें क्या लेना देना है। इंसान है ना, वो हमारे साथ अगर अच्छा कर रहा है, अच्छा है तो हमारे लिए ठीक है। फिर वो कौन से कैटेगरी का है, कौन सा ओबीसी है, जनरल है, एससी एसटी है, या कौन से धर्म का है, इससे मुद्दा नहीं होना चाहिए हमारा। और फिर अगर आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट पे बैठते हो, आप एसडीएम बनते हो, डीएम बनते हो, आईएएस ऑफिसर बनते हो, आईपीएस ऑफिसर बनते हो, तो ये चीज़ें तो आपको बनने से पहले समाप्त कर देनी है। आप खुद एक बार सोच के देखिए ना कि अगर आप एसपी बन जाते हैं और एक पर्टिकुलर समाज को लेकर के, धर्म को लेकर के, जाति को लेकर के आपके मन में कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं कि यार ये लोग खराब होते हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है। अब अगर आपके पास ऐसा कोई केस आता है तो क्या आप निष्पक्ष तरीके से उसकी जांच कर पाओगे? क्योंकि आपके मन में तो पहले से यही चल रहा है कि यार जो मान लीजिए एक धर्म है या फिर एक जाति है, जो जैसे दलितों के बारे में बात करें, तो आपको ये लग रहा है कि यार ये लोग ऐसे ही होते हैं, क्रूर टाइप के होते हैं। अब जैसे ही दलितों का कोई केस आएगा तो आप लगोगे उनको पीटने, आप उनके बारे में तो निष्पक्ष तरीके से काम ही नहीं कर पाओगे। इसी तरीके से एक पर्टिकुलर धर्म को ले लीजिए, किसी भी धर्म को, किसी एक धर्म के बारे में बात नहीं की जा रही, तो ये किसी के अंदर भी पाया जा सकता है। हालांकि हमें इन सारी चीज़ों को समाप्त करना चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि घटना के अन्य पहलू कौन कौन से, तो इसमें पहला पॉइंट है संवैधानिक आदेशों का उल्लंघन, जैसे कि भारतीय संविधान समानता, न्याय और गैर भेदभाव के मौलिक मूल्यों को स्थापित करता है। जैसा कि संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 17 में मौलिक अधिकारों के तहत निहित है। उसके अलावा जाति के आधार पर की जाने वाली भेदभावपूर्ण कार्रवाइयां इन संवैधानिक सिद्धांतों का खंडन करती हैं। और सिर्फ अनुच्छेद 17 में नहीं, इसमें अस्पृश्यता के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 15 का भी उल्लंघन है, क्योंकि इसमें सीधे सीधे कहा गया है धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान और वंश के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे उसके साथ भी भेदभाव हो रहा है, क्योंकि जाति के आधार पर ही तो भेदभाव हुआ है, तो उसका भी उल्लंघन हो रहा है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो रहा है। क्यों? क्योंकि भेदभाव करना और इनके साथ बदतमीजी करना, अब यहाँ से सारे राशन कार्ड लेकर के किसी और को दे देना, तो गरिमापूर्ण जो जीवन जीने का अधिकार है, उसका भी तो उल्लंघन हुआ। उसके अलावा बात करें कि वैधानिक आदेशों का भी उल्लंघन किया गया है, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 और इसको 2015 में संशोधित भी किया गया था, का कार्यान्वयन न करना, अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार एससी एसटी अधिनियम 1989 के दायरे में आता है, जिसका उद्देश्य हाशिए पर रहने वाले समुदायों के खिलाफ अत्याचारों को रोकना और दंडित करना है। अब ये एक्ट है ना, इस एक्ट को भी लिख लीजिएगा और इसको याद करिएगा, क्योंकि ये एससी एसटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट हो जाता है, उनको बचाने के लिए, उनको अत्याचार से संभालने के लिए। इसके अलावा बात की जा रही है कि यह जाति आधारित भेदभाव और हिंसा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देता है। घटना के अन्य परिप्रेक्ष्य में अगर हम अगला बिंदु देखें तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, यह अधिनियम गांवों में एफपीएस के लोकतांत्रिक सशक्तिकरण को कायम रखता है तथा हाशिए पर रहने वाले समुदायों के वितरण नियंत्रण की वकालत करता है। राशन की दुकानों को दूसरे एफपीएस में स्थानांतरित करना इस कानून की भावना का उल्लंघन है। तो यहाँ पे एक तो नैतिक दायित्व हो गया, उसका भी उल्लंघन किया जा रहा है, एक संवैधानिक प्रावधान हो गया, उसका भी उल्लंघन किया जा रहा है, कानूनी प्रावधान हो गया, उसका भी उल्लंघन किया जा रहा है। यानी लगातार कई परिप्रेक्ष्य में इसका उल्लंघन किया गया है। ये आदेश दे करके जो आपके पास राशन कार्ड है उसको पास वाले गांव में भेज दीजिए, और आप दलित हैं इस वजह से आपसे राशन कार्ड छीना जा रहा है। मतलब ये क्या वजह है यार, ये तो फिर बहुत इलॉजिकल बातें हो गई ना। अब ऐसी स्थिति में कौन कौन सी कार्रवाई की जा सकती है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो इसमें पहला पॉइंट है निवारक कदम। निवारक कदम का क्या मतलब है कि यहाँ पे इनको दंड नहीं दिया जाता है, बस समझाने के लिए एक तरीके से कह सकते हैं कि समझाया जाता है। उसमें बात करें जागरूकता स्थापित करना, जाति कलंक और भेदभाव के मिथकों को तोड़ने के लिए मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन के मॉडल को अपनाया जा सकता है, जहां गणमान्य लोग पका हुआ भोजन ग्रहण करते हैं। और अगर हम देखते हैं दंडात्मक कार्रवाई करने के बारे में, यानी जहाँ पनिशमेंट दिया जाए ऐसी गलती करने के लिए कि आपने बहुत बड़ी गलती की, अब आपको सजा मिलेगी, आपको ऐसा नहीं करना था। यहाँ तो ये होगा कि उनको समझाया बुझाया जा रहा है। लेकिन अगर दंड देने की बात करते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं? जाति आधारित भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए आगे की कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसी गलत गतिविधियों को नौकरशाहियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों से जोड़ना, ताकि यह भविष्य में एक निवारक के रूप में कार्य करे। उसके अलावा लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है। तो दलित एपीएस डीलरों का लाइसेंस रद्द होने से आर्थिक प्रभाव और आजीविका को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। उसके अलावा स्वतः संज्ञान लेना, भोजन का अधिकार अभियान उच्च न्यायालयों अथवा सरकार के मुख्यमंत्री कार्यालय से भेदभावपूर्ण राशन कार्ड हस्तांतरण पर स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह करता है। कानून के शासन और संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए ऐसी कार्रवाइयां आवश्यक हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं लोकतांत्रिक सशक्तिकरण तथा समावेशिता के बारे में, तो उचित मूल्य की दुकानों की भूमिका के बारे में अगर हम बात करें, एफपीएस हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए खाद्य सुरक्षा और आवश्यक वस्तुओं तक पहुंच सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समावेशिता और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एफपीएस का लोकतांत्रिक सशक्तिकरण महत्वपूर्ण है।
जो एपीएस होते हैं, अब देखिए यहाँ पे ज़्यादातर वही होते हैं जो बीपीएल कार्डधारी हैं, उनको मिलता है राशन। तो इसकी वजह से यहाँ पे वही आते हैं जो निम्न तबके हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से, चाहे जातिगत रूप से। अगर आप देखते हैं तो सामान्यतः यही होता है। हालांकि कुछ लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं, तो ये चीज़ देखने को मिलती है। तो ये जाहिर सी बात है कि सामाजिक समावेशिता जो उसको बढ़ावा दे रही है, लोगों को साथ लेके चल रही है। अगर हम निष्कर्ष देखें इस पूरे टॉपिक का, तो बात की जा रही है जाति आधारित भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार द्वारा दुकान मालिकों को गंभीर हानि पहुंची है, जो न्याय एवं जवाबदेही की तत्काल आवश्यकता पर बल देता है। सामाजिक समानता, न्याय तथा समावेशिता के मूल्यों को कायम रखना न केवल एक कानूनी दायित्व है, बल्कि एक लोकतांत्रिक और विविध समाज के लिए एक नैतिक अनिवार्यता भी है। यह घटना भारत में जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने और संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने में आ रही चुनौतियों की एक स्पष्ट याद दिलाती है। यहाँ पे संविधान का उल्लंघन तो हो ही रहा है, कानून का उल्लंघन तो हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पे जो नैतिकता है, मोरालिटी है, इथिकल है, वो भी यहाँ पे उसका भी उल्लंघन किया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को हमें देखना चाहिए कि ऐसा ना होने पाए। इस टॉपिक से जुड़ा यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन भी आ चुका है, तो आप ये देख सकते हैं, 2 क्वेश्चन है। अगर अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कुछ प्री स्पेसिफाइड टॉपिक के बारे में, यानी प्रारंभिक परीक्षा विशेष के बारे में। तो इसमें पहला टॉपिक आप देख सकते हैं, बात की जा रही है सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के बारे में। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेलंगाना में सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय को स्वीकृति दे दी, जिसका नाम तेलंगाना राज्य में सम्मानित आदिवासी शख्सियत सम्मक्का सरक्का के नाम पर रखा गया। तो ये तेलंगाना के रहने वाले थे, और ये विश्वविद्यालय कहाँ पे बन रहा है? तो तेलंगाना में बन रहा है, आदिवासियों से जुड़ा हुआ विश्वविद्यालय, तो इसको ध्यान में रखिएगा। समक्का सरक्का, जिसे मोदाराम यात्रा भी कहा जाता है, कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मेदाराम यात्रा त्योहार या फिर समक्का सरक्का त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है। तो ये हो गया एक तरीके से जो उत्सव है, ये मनाया जाता है तेलंगाना में। और ये बात की जा रही है कि जो कुंभ होता है भारत में, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला, तो अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। जो तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े जनजातीय समुदाय कोया जनजाति द्वारा 4 दिनों तक मनाया जाता है। अब तो एक तो ये निकल के आ रहा है कि मेदराम यात्रा या फिर समक्का सरक्का कहाँ पे मनाया जाने वाला त्योहार है? तो तेलंगाना में। कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा त्योहार। उसके अलावा आप इससे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो कोया जनजाति। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि कोया जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, या फिर ऐसे दे दिया जाएगा कि कोया जनजाति, सामने दे दिया जाएगा तेलंगाना या तमिलनाडु, और इस तरीके से 1-2 और दे दिया जाएगा। और फिर आपसे कहा जाएगा केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 3 सही है। इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। ये एक आदिवासी त्योहार है जो एक अन्यायी कानून व शासक के खिलाफ एक माँ और बेटी समक्का एवं सरलम्मा की लड़ाई का सम्मान करता है। मिदराम एतुरनगरम वन्यजीव अभयारण्य में एक दूरस्थ स्थान है जो दंडकारण्य का एक हिस्सा है तथा इस क्षेत्र का सबसे बड़ा समृद्ध वन क्षेत्र है। देखो भैया, नाम लेने में अगर कोई गलती होगी तो उसके लिए सॉरी। अगर कोई इस क्षेत्र का सुन रहा हो और उसको लग रहा हो कि यार नाम गलत ले रहे हो सर, तो उसके लिए सॉरी। यहाँ पे नाम लिखा गया, आप एक बार देख लीजिएगा। यह 2 वर्ष में एक बार माघ यानी कि लगभग फरवरी के आसपास, फरवरी महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। कोया जनजाति तेलंगाना की सबसे बड़ी आदिवासी जनजाति है जो तेलंगाना में अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध है। यह समुदाय तेलुगु भाषी राज्यों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। कोया लोग खुद को लोकप्रिय रूप से दोराला सत्तम लॉर्ड्स समूह और पुट्टा डोरा मूल लॉर्ड्स कहते हैं। गोंडो की तरह कोया अपनी बोली में खुद को कोयतूर कहते हैं। अगला टॉपिक है ये। अच्छा, अगर ये वाली इमेज नहीं लगी होती तो आप लोग को ये देख के क्या लग रहा था, मतलब क्या है? अरे यार, जल की स्थिति देखो, मतलब जो जल है वो कितना लेवल पर प्रदूषित होता जा रहा है। पीना तो छोड़िए, उसको देखने से भी डर लग रहा है ना। ये कितना गंदा पानी गिर रहा है, और इस तरीके से आप पानी की स्थिति देखिए कि कितना ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो वैसे भी ये हेडिंग है, अपशिष्ट जल में प्रदूषण को कम करने के लिए अनुकारी एंजाइम, यानी कि एंजाइम का प्रयोग करने वाले हम, जो ये प्रदूषित जल होता है इससे निपटने के लिए। तो इस वजह से आर्टिकल चर्चा में है। हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएससी बेंगलुरु सामग्री अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने अपशिष्ट जल उपचार के लिए सूर्य के प्रकाश में से संचालित अनुकारी एंजाइम विकसित किया है। किससे? तो सूर्य के प्रकाश से संचालित है। अध्ययन में नैनो पीटीए नामक एक प्लेटिनम युक्त नैनो एंजाइम प्रस्तुत किया गया। अब यहीं से स्टेटमेंट आपसे बन सकती है कि जो जल प्रदूषण से निपटने के लिए एंजाइम बनाया गया उसमें प्लेटिनम का यूज किया गया है। ये स्टेटमेंट दे देगा। फिर आपसे लिखा जाएगा कि एजी यानी कि चांदी का यूज किया गया है, या फिर आपसे दे देगा कि नैनो ट्यूब जो कार्बन होता है उसका यूज किया गया है। तो ये स्टेटमेंट आपसे बन सकती है। फिर पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि किसका यूज किया गया है। अपशिष्ट जल के संपर्क में आने पर नैनो पीटीए टिप जैसी संरचना बनाता है तथा प्रदूषकों को नष्ट करने के लिए प्रकाश उत्सर्जित करता है। यह सूर्य की रोशनी में 10 मिनट में सामान्य अपशिष्टों को नष्ट कर सकता है और 75 दिनों तक स्थिर रहता है। उसके अलावा बात की जा रही है नैनोजाइम का स्वास्थ्य देखभाल में, विशेषकर तंत्रिका संबंधी रोगों के लिए एक नया अनुप्रयोग हो सकता है। प्राकृतिक एंजाइमों को संवेदनशीलता, जटिल उत्पादन और भंडारण संबंधी समस्याओं जैसी सीमाओं का सामना करना पड़ता है। नैनो एंजाइम इन चुनौतियों पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं, साथ ही प्राकृतिक एंजाइमों की नकल भी कर सकते हैं।
तो अब अगर कहीं जल प्रदूषण के बारे में लिखने के लिए आता है, उससे निपटने के उपाय जब सुझाएगा, तो इसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये होगा आपका मेंस का स्तर पर। उसके अलावा जब आपका प्री पे क्वेश्चन बनेगा, तो ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में कुछ ऐसे शोध हुए हैं जो बताते हैं कि जल प्रदूषण से निपटने के लिए एंजाइमों का प्रयोग किया जा सकता है। उसके अलावा ये एक स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट आपसे ये बन सकता है कि सूर्य के प्रकाश से संचालित होता है, या फिर ये कह देगा कि किसी और चीज़ से संचालित होता है। तो ये आपका दूसरा स्टेटमेंट बन गया। तीसरा स्टेटमेंट बन सकता है कि इसके लिए क्या प्रयोग किया गया है, कि प्लेटिनम का प्रयोग किया गया है, या फेरस का प्रयोग किया गया है, कि या कोई बैक्टीरिया का प्रयोग किया गया है, किसी वायरस का प्रयोग किया गया है। तो ये आपका तीसरा स्टेटमेंट बन सकता है। तो इस तरीके से स्टेटमेंट बनाए जा सकते हैं। अच्छा, ये अगला टॉपिक है, इसमें बात की जा रही है कि गुरुत्वाकर्षण का प्रयोग करके हम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं और किसने ऐसा किया? तो ये आप देख ही सकते हैं कि इडनबर्ग कंपनी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ग्रेविटी, यानी इडनबर्ग कंपनी जो है, इन्होंने क्या किया है, तो ग्रेविटी से इलेक्ट्रिसिटी बनाई, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, इससे विद्युत उत्पादन किया है। तो इसकी वजह से हम देखते हैं कि क्या बात की जा रही है, एनर्जी वॉल्ट की मदद से गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी आधारित ऊर्जा भंडारण नवीकरणीय ऊर्जा की राह में हो रहे व्यवधान के समाधान के रूप में उभर रहा है, जिसके लिए एनटीपीसी, टाटा पावर और रीन्यू पावर जैसी भारतीय कंपनियां प्रयासरत हैं। एनर्जी वॉल्ट 25 टन ब्लॉक के साथ ऊर्जा को संग्रहित करने और इसे वितरित करने के लिए गुरुत्वाकर्षण एवं यांत्रिक लिफ्ट का उपयोग करके ईवीएक्स प्लेटफॉर्म पेश करेगा। यह अल्पकालिक भंडारण, पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों और हरित हाइड्रोजन ऊर्जा भंडारण पर भी ध्यान केंद्रित करता है। नवीकरणीय ऊर्जा पर भारत का जोर ऊर्जा भंडारण को और भी महत्वपूर्ण बनाता है, क्योंकि इसकी नवीकरणीय ऊर्जा वृद्धि ग्रिड प्रबंधकों के लिए चुनौतियां पेश करती हैं। विश्व भर में अधिकांश ऊर्जा भंडारण पंप युक्त पनबिजली से होता है, लेकिन इसके वैकल्पिक समाधान तलाशे जा रहे हैं। भारत सरकार ऊर्जा भंडारण के लिए हाइड्रोजन और हाइब्रिड उत्पादन मॉडल पर विचार कर रही है। खुली खदानों के संभावित उपयोग सहित पंप युक्त जल विद्युत स्थलों की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये सारे कदम हैं जो कोशिश की जा रही है। उसके अलावा ये फिर बात की जा रही है गुरुत्वाकर्षण से बिजली उत्पादन की। यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो। बोलने में जो भी गलती है उसके लिए दिल से सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत 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 धन्यवाद। इसी तरह के सपोर्ट बनाए रखिए।